बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम क्रिएटिव पल्स के साथ हाजिर खिदमत है मसरूर अहमद, FM 106.6 ज़ेबस्ट इस्लामाबाद से। हम अपने तमाम व्यूअर्स को खुश आमदीद कहते हैं। हमारी डिस्कशन संजीदा मौज़ूआत के ऊपर है, जिसका मकसद आपकी कैरियर काउंसलिंग, आपके रोज़मर्रा के सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करना, स्टूडेंट्स जो कॉम्प्लिकेशंस जिन कॉम्प्लिकेशंस का स्टूडेंट सामना करते हैं उनको एड्रेस करना, और ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लोगों को हेल्प आउट करना, उनकी काउंसलिंग करना, उनको रहनुमाई देना, उनको मदद देना। और हमारा जो फोकस है, ज़्यादातर फोकस है वो स्टूडेंट्स है। वैसे तो सब लोग हैं, लेकिन पार्टिकुलरली हमारा जो फोकस है, हमारी जो ऑडियंस है, जिनको हम रेगुलेट करना चाहते हैं, जिनको हम एक नॉर्मल सेंस में ज़िंदगी की तरफ ले जाना चाहते हैं, या जिनको हम एजुकेट करना चाहते हैं इन द बेस्ट पॉसिबल वे, वो स्टूडेंट्स हैं। तो उम्मीद है हमारा आज का सेगमेंट भी आपको पसंद आएगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर नवाजिएगा। मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराता जाऊं। मेरे साथ डॉक्टर हाजरा अकबर हैं। ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं सॉरी। इनका जो तारुफ मैं करवाता हूँ वो तो करवाऊँगा ही, तो कुछ इनसे भी इनके बारे में लाजमी हम पूछेंगे। डॉक्टर हाजरा अकबर ने नेस्ट से MS क्लिनिकल साइकोलॉजी की है, फिर BS साइकोलॉजी इनका कॉमसेट से था, और ये नेर्म हॉस्पिटल में भी एडवोकेसी दे रही हैं साइकोलॉजी के ऊपर, और अपना क्लिनिक भी चला रही हैं। तो इनका इस फील्ड में मतलब साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में एक वास्ट एक्सपीरियंस है। तो हम इनके मारूज़ात, इनकी गुजारिशात और इनके जो वैल्यूएबल इनपुट है उससे इस्तिफ़ादा करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ दूसरे मेहमान हैं विजदान आसिफ साहब। विजदान आसिफ एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, और साबे मुताला, और इसके साथ साथ जो है वो रिसर्च के अंदर इनका बड़ा इंटरेस्ट है। तो ये एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी, ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो निगलेक्टेड हैं किसी हद तक हमारी सोसाइटी में। तो हमारे रोज़मर्रा के जो मसाइल जिनका हमें सामना करना पड़ता है वो कनेक्टेड हैं इन दोनों सब्जेक्ट के साथ। तो ये दोनों हजरात, डॉक्टर हाजरा अकबर और मिस्टर विजदान आसिफ, ये हमें अपनी गुफ्तगू से इन मौज़ूआत जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के हवाले से हैं और एंथ्रोपोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनके हवाले से हमें गाइडलाइन मुहैया करेंगे। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। लेडीज़ फर्स्ट, आपसे डॉक्टर हाजरा अकबर से हम स्टार्ट करते हैं। मैडम, आप इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट जो है, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मेंटल डिसऑर्डर में बड़ा एक रोल प्ले करता है, ऑर्डर में भी और डिसऑर्डर में भी। इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स, हाउ यू वुड लाइक टू डिफाइन इट, और इसको ओवरकम करना क्यों कर ज़रूरी है, ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सबसे पहले ये है कि जैसे आपने कॉन्फ्लिक्ट की बात की है, तो देखा जाए जब हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट इज समथिंग विच इज़ विद इन टू पीपल और टू पार्टीज, ठीक है। But there is another sort of conflict which is also known as interpersonal conflict, which I'm going to talk about both of them. So in terms of students, यानी कि जो student life है या जो लोग इस एज से गुजर रहे हैं, उनके लिए ये कॉन्फ्लिक्ट्स किस तरीके से मैटर करते हैं। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि जब आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई आर्ग्यूमेंट या डिसएग्रीमेंट जो है वो किसी अदर पार्टी के साथ है, यानी वो आपके पेरेंट्स के साथ हो सकता है, वो आपके कलीग्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो जब आप किसी दूसरे के साथ किसी डिसएग्रीमेंट पे आ रहे हैं, यानी कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मैच कर रहा, वो होगा इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है। एट टाइम्स क्या होता है कि आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आपके खुद के साथ भी होते हैं, जिन्हें हम इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं। जैसे कि आपके एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होते हैं, कुछ एक एज
पीरियड होता है, डिपेंड करता है कि हर बंदे के लिए डिफरेंट पीरियड होता है, बट लेकिन एक कुछ पीरियड होता है कि उस पीरियड के अंदर आप यू फील लाइक दैट यू हैव अ लॉट ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, इस तरह की चीज़ें आपको। और ओके नाउ अब इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, आपको बहुत सारी नया विजन मिलेगा आपको, लेकिन नहीं सॉल्व कर सकेंगे तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स की तरफ आप जाएंगे। तो ये वो दो टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स किसी ना किसी एज में आते हैं, अपनी पढ़ाई को लेके, अपनी ग्रेड्स को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, अपनी पर्सनालिटी को लेके, वो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी पॉइंट पर ज़रूर आ जाते अगर सेल्फ डिस्कवरी स्टूडेंट्स कर लेते हैं, मतलब इफ दे एक्सप्लोर देयर पोटेंशियल दैट व्हाट दे आर बिल्ट फॉर, हैं। तो क्या जिंदगी में आसानी पैदा हो सकती है बिल्कुल हो सकती है। जब फर्दर कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएंगे? अब बिल्कुल हो सकती है। अब इसकी ये बेसिकली एक स्पेक्ट्रम वाली डिस्कशन है जिसके ऊपर हम ये बात कर सकते हैं कि अगर तो इफ़ यू बल्कि एग्जैक्टली अगर आप ये भी चीज़ देखें कि हमारे रिलीजन में भी ये चीज़ है कि अगर आप खुद को जान लेते हैं तो आप खुदा को जान लेते हैं, ठीक है। Yes. तो सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इतनी आसान चीज़ नहीं है, लेकिन अगर वो आप अचीव कर लेते हैं तो इट डिपेंड्स कि आप उसको संभालते किस तरीके से, आप मेंटेन किस तरीके से करते हैं। मुझे आज पता चलता है कि मेरे पास एक पोटेंशियल है और मेरे पास कोई सुपर पावर है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो मुझ में है, जो यूनिक है। अब ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं उसको इग्नोर करती हूँ, उसको यूज़ करती हूँ, और अगर यूज़ करती हूँ मैं किस तरीके से उसे यूज़ करती हूँ। तो the way you're utilizing your potentials after discovering them and after going, like, after you get to know that I have this potential, आप जिस तरीके से उसे यूटिलाइज करें उस पर डिपेंड करता है कि वो चीज़ सही हो रही है या वो चीज़ गलत की तरफ जा रही है। सर आपसे, सेल्फ डिस्कवरी पेनफुल है, एक पेनफुल फीलिंग है या एक प्लेजेंट फीलिंग है? देखें, इस पे मैं सेल्फ डिस्कवरी को तो इस पेनफुल या प्लेजेंट के खानों में तो बंद नहीं करना चाहूँगा। एक मुख्तलिफ चीज़ है बिल्कुल। इसमें मुझे वो कहीं हमने पढ़ा था, वो मैस्लो की एक हायरार्की थ्योरी थी बड़ी ज़बरदस्त इसमें ना, तो उसकी जो एक उन्होंने उसकी सक्सेसिव स्टेजेस दी थी या उसका एक उन्होंने जो पिलर्स दिए थे, उसमें सबसे नीचे उसकी बुनियाद में बेसिक नेसेसिटीज़ थी, जो इंसान की बुनियादी ज़रूरियात हैं, रोटी कपड़ा मकान है, और जो उसके सर्वाइवल से जुड़ी हुई दीगर चीज़ें हैं। और उसके बाद बदतदरीज जो है फिर उसकी लव एंड बिलोंगिंगनेस है, और उसके बाद उसकी सेल्फ इस्टीम है। तो डॉक्टर साहिबा ने भी वही कमोबेश बातें की हैं, वही उससे जुड़ी हुई हैं। तो उसके आखिर में जो उसका जो नुक्ता अरूज है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का है। तो वो शायद उसमें ज़िंदगी में कई लोग जो है ना वो नीचे वाली जो उसके मराइल हैं वहीं पे उलझे रहते हैं। कोई सेल्फ इस्टीम पे फंसा रहता है, कोई लव एंड बिलोंगिंगनेस पे, और जो फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं इंसानों की बल्कि अक्सरियत में कहूँगा जो गुर्बत में या उससे नीचे को ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो बेचारे फिर अपनी सर्वाइवल की ही जंग लड़ते हुए पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो वो अगली स्टेजेस की या दूसरे मराइल की नौबत ही नहीं आती। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो एक अकम्पलिश्ड पर्सन जो इन चीज़ों से आज़ाद है, उसके ऊपर आया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर आयद होती? ये डेफिनेटली जो इन बुनियादी ज़रूरियात के बोझ से आज़ाद हैं जो अफराद हैं, तो वो एक तो ब्लेस्ड भी हैं, तो उनके ऊपर फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है कि वो जो दूसरे ऐसे लोग हैं जो उन चीज़ों में उलझे हुए हैं या दीगर नफ्सियाती और समाजी मसाइल का शिकार हैं, उनकी मदद करें, उससे निकलने में उनको जो है अपलिफ्ट करें और उनको उसमें मदद दें, उनको हेल्प आउट करें। ग्रेट, थैंक यू। इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट क्या है? पहले हमने डिस्कस किया ना, इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट। हाउ यू वुड लाइक टू डिफाइन इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट, और इनका कोरिलेशन क्या इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट का और इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट, और ये शख्सियत के ऊपर किसी पर्सनैलिटी को कैसे अफेक्ट करता है? अच्छा, अब अगर आप देखें, जैसे मैंने डिस्कशन के शुरू में बताया कि दो टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट आपका अदर पार्टी के साथ होगा, इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट आपका खुद के साथ होगा, जिस तरह मैंने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की एग्जांपल दी है। अब फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो कि म्यूजिशियन बनना चाहता है या वो कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो Is it fight within intrapersonal conflict? आपकी जो इंट्रापर्सनल जब आप बात करते हैं, it is a fight within yourself. But again, it's not a fight, but exploration within yourself or disagreement with yourself or something like that. So जो interpersonal conflict है, it's a disagreement with someone else. So I was just giving an example of एक बच्चा है जो कि म्यूजिशियन बनना चाहता है या कोई भी आर्टिस्ट की तरफ जाना चाहता है, एक्टिंग करना चाहता है या कुछ भी। अब अगर उसके पेरेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि बेटा तुम इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ,
उस बच्चे के लिए ये बहुत डिफिकल्ट है। और फिर ऊपर से अगर वो बच्चा इज बॉर्न टू बी अ म्यूजिशियन, वो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा ये चीज़ एक्सेप्ट करना कि मेरे माँ बाप क्या चाहते हैं मुझसे। अब इसके अंदर दो राउट्स हैं आपके। एक वो बच्चे जो कि बड़े ओबीडियंट होंगे एंड दे आर नॉट रिबेलियस एट ऑल, दे विल गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग, उनके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, तो वो चीज़ उनके लिए, वो भी उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी इंटरनल डिजायर्स को, अपनी कैपेसिटीज को, कि भाई एक बच्चा म्यूजिशियन बन ही सकता है, उसके अंदर वो वाली चीज है, वो कैसे डॉक्टर बने, वो नहीं इलाज कर सकता लोगों का, वो गिटार के साथ खुश रहता है। तो ये वाली चीज अंडरस्टैंड करना डेफिनेटली पेरेंट्स की जॉब है। तो ये इस तरह की जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपकी करियर सिलेक्शन के अंदर, ये आपके इंटरपर्सनल आते हैं। अब जो इंट्रापर्सनल है वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कह लीजिए कि जिस तरह एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की बात करते हैं, एक बच्चा, अब ये भी बड़े मज़े की बात है कि हर किसी को ये वाले क्राइसिस नहीं आते। बहुत कम लोग होंगे आप देखें जो बीएस के जो बच्चे हैं या एमएस के लेवल पे आके तो बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बीएस के लेवल पे नए नए जो बच्चे आए हैं, आप बहुत कम बच्चे देखेंगे जो आपसे कभी इस तरह का सवाल करेंगे, जी सर टेल मी समथिंग अबाउट माई सेल्फ, सर मैं कौन हूँ, सर ह्यूमन क्यों है, सर ये दुनिया क्यों बनी है। इस तरह के सवाल बहुत कम बच्चे करते मिलेंगे आपको। और जो बच्चे इस तरह का सवाल कर रहे हैं, अब उनके अंदर या तो एक्सप्लोरेशन का वो क्यूरियोसिटी है, वो तजस्सुस है, या कहीं ना कहीं वो इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट से भी गुजरते हैं। उनको नहीं समझ आती कि मैं जो हूँ, आप यकीन करें, आई हैव एन एग्जाम्पल, आई हैड अ फ्रेंड, तो वो बेसिकली नहीं, खुदा में नहीं मानता, ही सॉर्ट ऑफ एन एथियस्ट, और ये वो। अब उसकी कहानी शुरू कहाँ से हुई? यहीं से उसकी कहानी शुरू हुई कि उसको शुरू में समझ नहीं आता था कि मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्यों बनाई गई है। और फिर बहुत सारे उसके आगे जो ब्रांचेस, लोगों को देखना, कोई कहता है कि बुद्ध की पूजा करो, कोई कहता है खुदा को नमाज पढ़ो, कोई कहता है क्रिश्चियन है, तो डिफरेंट चीज़ें रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वैसे भी फिर कल्चर और रिलीजन की डिबेट, ये सब वो चीज़ें हैं जो कि प्रोवोक करती हैं इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, कि मैं कौन हूँ, मैं इधर रह रहा हूँ तो मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ यहाँ पर। ये सब वो कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट करते हैं। फिर ये इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ये होता है कि आइदर ये स्टडी रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट नहीं भी है, लेकिन ये उसकी स्टडीज पे इफेक्ट करेगा। अब स्टडी रिलेटेड इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है कि अच्छा ठीक है, मेरे अम्मी अबू ने कह दिया कि इंजीनियर बन जाओ, मैं बन रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं करना कुछ और चाहता हूँ। अब ये भी एक अंदर ही अंदर की एक स्ट्रगल है। ये बेसिकली डिफरेंस है इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स। थैंक यू। आप इस पे मैं थोड़ी सी इनपुट देना चाह रहा था। डॉक्टर साहिबा ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, जो इसको हम लिंक कर रहे हैं उसके साथ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले मामले के साथ। और इसमें मैं इसको दोबारा जो है ना, मेरे माइंड से निकल गया। हाँ, ग्रेड 1 में कार्ल सागन की मैं बात करना चाह रहा था कि वो उसने एक बड़ी जगह बात लिखी थी कि ग्रेड 1 में जब हम जाते हैं तो बच्चे बड़े, उनके अंदर क्यूरोसिटी होती है ना, वो सवालात बहुत ज़्यादा करते हैं, जो डॉक्टर साहिबा ने मेंशन किए कि मैं कौन हूँ, हम यहाँ क्यों हैं, ज़मीन ऐसी क्यों है, सूरज क्या चीज़ है, चांद क्या है। तो इस तरह के बुनियादी सवालात हैं जो उनके, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि मैट्रिक जैसे क्रॉस करते हैं, एग्जैक्टली, वो कार्ल सागन कहता है कि उसके बाद जब आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, वो 10 साल के बाद जब आप जिस क्लास में आते हैं हायर ग्रेड में, तो वो बच्चे उनकी क्यूरियोसिटी खत्म हो चुकी होती है। तो इस मामले का ताल्लुक है थिंकिंग क्या हमारा सिलेबस पर नहीं देता, एग्जैक्टली, टीचर नहीं देते, या एनवायरनमेंट या फैमिली। इस मसले का बरह रास्त ताल्लुक हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ है कि वो आपकी फैमिली, आपका जो एजुकेशन का पूरा निज़ाम है ना, वो इस क्यूरोसिटी को रिप्रेस कर देता है। वो कन्फर्मिस्ट और वो जो फोको की लैंग्वेज में आप कहें, वो डोसाइल बॉडीज जो है ना पैदा करता है, जो एक जैसे यूनिफॉर्मिटी होती है इंडिविजुअल्स के अंदर, उनकी आप इनफरादियत को कुचल देते हैं उस तमाम अरसे के दौरान। जो जब वो स्कूल में आया 4-5 साल की उम्र में, वहाँ से लेके और उसकी एडोलेसेंस तक, यहाँ 15-16 साल की उम्र तक, आपने बतदरीज और मरहलावार प्लानिंग के साथ इंस्टीट्यूशनलाइज करके आपने उसकी इनफरादियत को कुचला है। बिल्कुल, मैं इसको फिर थोड़ा सा और इसको लेके चलते हैं, इसी थीम को। कन्फ्यूजन और क्यास रहता है स्टूडेंट्स में, एमए कर लेते हैं, एमफिल कर लेते हैं, एमएस कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, बट दे डोंट एग्जैक्टली नो व्हाट इज द डेस्टिनेशन, हाउ दे हैव टू लीड द लाइफ, किस एंगल में उन्होंने कैरी करना है अपने आप को। ऐसा क्यों है? देखिए, मैं वही चीज़ ऐड करने वाली थी इसके अंदर कि कंफ्यूजन कहाँ से आती है जब कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। अब वो कॉन्फ्लिक्ट किसी भी किस्म का हो सकता है। दूसरा जो ये क्योस और ये कंफ्यूजन की स्टेट है,
ये बेसिकली वही बात है कि we're made like zombies. हमारे जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ना सिर्फ हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स. अब ये चीज़ ऐसे नहीं हो सकती कि आज बच्चे को स्कूल भेजना शुरू किया है तो उसमें से कन्फ्यूजन निकाल बाहर करो. ये कन्फ्यूजन आती है बिकॉज बच्चे की पर्सनालिटी अडेप्टेबल होती है कन्फ्यूजन को अडेप्ट करने के लिए. बाय दैट आई मीन कि बच्चे की पर्सनालिटी बचपन से बनाई जाती है. किसका सबसे ज्यादा रोल है इसमें? पेरेंट्स का, think you're- टीचर का, स्कूल के इन्वायरमेंट I का, think आपकी- पीयर ग्रुप्स का, किसका आई सबसे थिंक ज्यादा? आपकी जो प्राइमरी केयर गिविंग है, दैट इज द बेस्ट सोर्स वेयर यू कैन लर्न. Whom do you think is responsible for this? योर प्राइमरी केयर गिवर है, वो प्राइमरी Who? केयर गिवर कोई भी हो सकता है. Which individual or family, मतलब पेरेंट्स, डेफिनेटली मीन parents- फैमिली. यस, पेरेंट्स, बिल्कुल यस, ऐसे. पेरेंट्स में से आप किसको ज्यादा? I think mother. Why? Mother. Because this is just my opinion and anyone can disagree to that. क्योंकि मदर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब वो मदर आपकी ज़रूरी नहीं है बायोलॉजिकल मदर हो, आपने बच्चा अडॉप्ट भी किया हो सकता है ना. लेकिन प्राइमरी केयर गिवर आपका कोई भी है, बेशक वो बाप है, फुप्पी है, चाचू है, माँ बाप मर गए हैं, जो भी है, बट द प्राइमरी केयर गिवर जो भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वाई आई एम सेइंग दिस इज क्योंकि जो आपकी डिफरेंट थीरीज हैं, जैसे अटैचमेंट थीरी है और डिफरेंट थीरीज बताती हैं कि बच्चे को जिस तरह का एनवायरनमेंट आप दोगे उस एज ग्रुप के अंदर, बिल्कुल जब वो गोद में है, तो लिटरली ही इज गोना लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि वो बाहर नहीं सीख सकता. अच्छा, एक पेरेंट है, हम्म, एक कपल है, हम्म, उनको बेसिक नेसेसिटीज के लाले पड़े हुए हैं, ऐसे है. और वो अपने बच्चों को कैसे ग्रूम करेगा? देखिए इसके लिए भी आई वुड से अगेन गो बैक टू समवेयर Which kind of strategy एग्जैक्टली state, school or even those parents available resources में अपने बच्चे की ग्रूमिंग के लिए क्या कर सकते हैं? आप उनको क्या लेसन दें? एग्जैक्टली. देखें, अब इट्स नॉट अबाउट पॉवर्टी. आपने कहा ना सब खाने के लाले पड़े हैं, इट्स नॉट अबाउट पॉवर्टी. उनको सोचना इस तरीके से चाहिए, वो भी खुद नहीं सोच सकते, वो तो ये पुश्तों से चलते आ रहा है कि आपने किस तरीके की सोच. आप खाने का सिर्फ ना इसमें डालें, जो ख्वाहिशात हैं, डिजायर्स हैं मॉडर्न लाइफ की, वो भी पॉवर्टी की ही एक सर्कल है. बेसिक Exactly. नेसेसिटी से तो इंसान आई थिंक निकल आया कब से. निकल आए. एग्जैक्टली. रोटी हर किसी को 99% तो मिल ही जाती है. तो ये कॉम्प्लिकेशन फिर क्यों, मतलब ये कॉम्प्लिकेशन इस तरीके से दूर होगी व्हेन यू मेक योर चाइल्ड लर्न कि एक गिवन सिचुएशन में हाउ डू यू हैव टू रिएक्ट. जब उन पेरेंट्स को ही किसी ने ट्रेन नहीं किया, उनको ही किसी ने एजुकेट yeah, नहीं yeah, this is the किया, हाउ debate. दे आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म गुड वैल्यूज इन देयर चिल्ड्रन. बट अगेन Results देखें यहाँ पर एक और डिबेट आती है ना, यहाँ पे ट्रांजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ट्रांजिशन ऑफ वैल्यूज की डिबेट आती है कि एक लूप तो ब्रेक करना है जी. ना. आप अगर देखें अपने फादर्स को देखें, अपने एंसेस्टर्स को देखें, आपके पूरे एंसेस्टर्स के अंदर आज अगर आपके अंदर ये थॉट आई है तो इट वाज समवेयर देयर बिहाइंड. मेरे ख्याल में जो ऐसे पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के जो टीचर हैं या इंस्टीट्यूशन है, पीटीएम का एक बड़ा अच्छी प्रैक्टिस है हमारे एजुकेशनल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, आल्दो नहीं है, यहाँ पर भी होनी चाहिए. स्कूल लेवल पे तो एटलीस्ट Exactly. पीटीएम का है. कॉन्सेप्ट है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं चाहे हर जगह. प्राइवेट है. तो उसमें उन ऐसे पेरेंट्स को जो इस हवाले से इतनी ज़्यादा ओरिएंटेशन नहीं रखते, आई थिंक टीचर्स या स्कूल का जो वो दे सकते वो दे सकते हैं. आई वुड से कि देखें टीचर्स अगेन अगर इस हवाले से बात की जाए, आई वुड से वैसे तो गवर्नमेंट का क्या ही कहा जाए, मगर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस तरीके के प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो कि यहाँ पर नहीं, अब्रॉड अ लॉट ऑफ देयर आर प्रोग्राम्स जो कि पेरेंटल लर्निंग के ऊपर जी. होते हैं. तो इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा सकती है, प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं. बट अगेन वो वाली बात है जो गवर्नमेंट करे या कोई और करे. मैंने जो इनिशियली बात की थी कि आप खुद ये लर्निंग अपने अंदर लेके आए कि गिवन सिचुएशन में आपने जी. रिएक्ट कैसे करना है, ये आपके अपने हाथ में है ना, ये तो बिल्कुल गवर्नमेंट सही. नहीं करेगी. सो दिस इज समथिंग यू कैन डू एट योर ओन वेरी पर्सनल लेवल. अच्छा, अभी एक अनहेल्दी कह लो या आप इसको हेल्दी भी कह सकते हैं, इवन बच्चों में कम्पिटिटिव जो टेंडेंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं. क्या ये एक पॉजिटिव साइकोलॉजिकल या साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में ये एक पॉजिटिव एलिमेंट है या नेगेटिव एलिमेंट है, और क्या ये बच्चों को उनकी शख्सियत साजी में मदद करता है या उनकी शख्सियत को डिस्टर्ब करता है?
अब इसमें अगेन देयर बोथ ऑफ द थिंग्स कि इट्स वेरी पॉजिटिव एज वेल इन दी नेगेटिव एज वेल. पॉजिटिव कब है? जब आप पॉजिटिव कंपटीशन रख रहे हैं, जैसे सही. कि मेरी क्लास का वो बच्चा है, वो फर्स्ट आता है, तो मैंने भी उसके जैसे फर्स्ट आना है, उसके जैसे फर्स्ट आना है, और फिर उसकी तरीके की मेहनत करनी है. ये आपका पॉजिटिव हो गया, एंड देन यू मेक डिफरेंट गोल्स और एक डायरेक्शन के ऊपर आप चलते हैं. लेकिन नेगेटिव कंपटीशन क्या होगा? उसके आगे है, अपना आए ना आए, लेकिन दिमाग में थॉट आएगी उसको मैंने उस पॉइंट पे नहीं आने देना, मैंने उस वही चीज़ लेनी है. अब दो डिफरेंट चीज़ें, आपको ये क्लियर हो कि आपकी डेस्टिनेशन बेशक सेम हो सकती है लेकिन जर्नी डिफरेंट हो सकती है. ठीक है, आप भी फर्स्ट आ रहे हैं, दूसरा बच्चा भी फर्स्ट आ रहा है, लेकिन आपकी जर्नी और उसकी जर्नी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा. जब कंपटीशन इस लेवल पे आ जाता है ना कि नहीं वही चाहिए जो उसको मिला हुआ है, वही चाहिए और उसी तरीके से चाहिए, ये एक नेगेटिव है. अब ये कहाँ से आता है? ये भी पेरेंट्स से आता है. बच्चे कहते हैं, आई कैन गिव यू एन एग्जांपल. मैंने जब एमएस शुरू नहीं किया तो उससे पहले मैंने 1 साल कुछ टाइम टीचिंग की. आप यकीन करें, मैं शॉक थी ये एक पेरेंट की बात सुन के. मेरे सामने एक मदर बैठी हुई थी और मेरी ही क्लास का एक बच्चा था जिसके 96% मार्क्स थे और क्लास में उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स थे. अब यकीन करें, जो मेरे टीचर बैठी हुई थी, जो मेरी उसकी मदर बैठी हुई थी मेरे सामने, उन्होंने मुझसे बोला कि नहीं मैम, मुझे लगा शी वुड बी हैप्पी अबाउट इट. नहीं मैम, इसके 96% मार्क्स क्यों आए हैं? मैंने कहा आपको शायद समझ नहीं आ रहा, बट ही इज अचीव्ड अ लॉट. उन्होंने कहा नहीं, ये 100 क्यों नहीं आए? तो और यकीन करें, वो बच्चा खुद बहुत साइकोलॉजिकल प्रेशर से गुजर रहा था. 5 क्लास का बच्चा था, 5th स्टैंडर्ड का. उसके पेरेंट्स के भी बहुत ज़्यादा इश्यूज थे और उनको नहीं पता था कि हम आपस के इश्यूज की वजह से बच्चे पे क्या बीत रही है. उसकी माँ को सिर्फ इतना प्रॉब्लम था कि इसके 96 क्यों आए हैं, इसके 100% मार्क्स क्यों नहीं आए. एक और टेंडेंसी भी है, पेरेंट्स जो है वो ये कहते हैं कि जी हमने इसको फलां ब्रांड की यूनिवर्सिटी में, स्कूल में बच्चे को डाल दिया, अब वो स्कूल वाले ही इसको ग्रूम करें, इसकी पर्सनालिटी को बिल्ड करें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म होगी, हम इतनी फीसें दे रहे हैं. बिल्कुल. क्या ये कॉन्सेप्ट जो है ये ये भी हेल्दी आइडिया है? नहीं, हेल्दी नहीं है. क्या बल्कि पेरेंट्स का रोल जो है वो माइनस हो जाता है? बिल्कुल ऐसी है. बल्कि इसके बारे में मैं ये कहूँगी, इसको साइकोलॉजी की ज़ुबान में डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं. कि जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ्यूज करने लगते हैं कि अच्छा वो कर लेगा, और टीचर्स सोचते हैं कि हमने होमवर्क दिया है ना भाई, घर की जिम्मेदारी है, घर वाले करेंगे, और बच्चा इज लाइक पेंडुलम, बोथ ऑफ इन बिटवीन बोथ ऑफ देम. तो आई थिंक इस प्रैक्टिस को आप बिल्कुल रिमूव करना चाहिए, और मेरे ख्याल से ये खुद नहीं कर सकते हम, ये करवाना पड़ता है. अब पेरेंट्स कि अगर इतनी फीस, फॉर एग्जांपल रूट्स, बीकन हाउस सिटी, इतने बड़े बड़े स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं और अच्छी खासी वो फीस पे कर रहे हैं, तो आई थिंक फिर बनता है उनका ये सोचना कहीं ना कहीं किसी लेवल पे कि मेरे बच्चे को वो लोग अच्छा कोई 2.0 वर्जन बना के निकालेंगे. सो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस फैक्टर के अंदर इन्वॉल्व हो रही हैं. उनकी पर्सनालिटी, बच्चों, जैसे आपने पूछा कि बच्चों की पर्सनालिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है. बहुत जो आप रिबिलियसनेस देखेंगे बच्चों के अंदर, वो यहीं से क्रिएट होना शुरू होती है. आप यकीन करें, आई विल अगेन गिव यू एन एग्जांपल ऑफ एक ड्रामा था चीख, इफ एनीवन हैज हर्ड अबाउट इट. उस ड्रामे में यही था कि वो जो बच्चा शुरू एंड में जाके ही वो किसी का मर्डर कर रहा है, वो वहीं से स्टार्ट हो रहा है कि यार उसके पेरेंट्स ने उसको वो तरबियत नहीं दी है, उसके पेरेंट्स उसको उस तरीके की पर्सनालिटी ग्रूमिंग नहीं कर रहे कि बेटा जो करना है कर लो. तो वो वाली जो चीज़ है कि जाओ जो करना है कर लो, उससे फिर ये आता है, इस तरह का कंपटीशन आता है. अच्छा उसने ये किया, मैं किसी भी तरीके से वो अचीव करूं, चाहे उसको मार के अचीव करना पड़े, लेकिन मैं वो अचीव करूंगा. तो ये इस तरह की रिबेलियसनेस आती है आपकी नीचे. सर विधान सर. अच्छा, इसमें मैं ये इसी से जुड़ी हुई बात करना चाह रहा था कि ये अभी इसका जो सोशोलॉजिकल या एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, अगर उसको हम देखें तो हम जिस दौर में भी जिंदा हैं, ये मॉडर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम है और फ्री मार्केट इकोनॉमी का दौर है, जिसके जो कोर पे जो चीज़ है वो कंपटीशन है फ्री मार्केट इकोनॉमी में. ठीक है, तो जो आपका इकोनॉमिक सिस्टम है वो फिर रिफ्लेक्ट होता है आपके समाजी दायरों में और आपके रवैयों में. तो वो कंपटीशन फिर हर चीज़ में सरायत कर गया हुआ है. अब आप मार्केट में जाते हैं कोई चीज़ खरीदने, वहाँ भी आपको हर तरफ ब्रांड्स नज़र आते हैं. ख़वातीन के हैं तो सना सफ़ीनाज है और फलाना है. इसी तरह आप कुकिंग ऑयल में जाएंगे, वहाँ ब्रांडिंग है. आपने रोज़मर्रा इस्तेमाल की इंस्टीट्यूशंस, तो बस वो चीज़ फिर एजुकेशन में भी आ गई. आप एजुकेशन को उससे अलहदा करके देखेंगे तो शायद वो मामला इतना वाज़ेह नहीं होगा. जब आप उसको पूरे सोशल और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में देखेंगे
तो बात वाजी होगी कि वो सारी ये जो ब्रांडिंग और कंपटीशन है हर जगह, और फिर वो अल्टीमेटली इंडिविजुअल्स में मेरा सराइज जो कर जाती क्वेश्चन है। है वो ये है कि आप अच्छे ब्रांड का ड्रेस पहन लेते हैं तो इट हम्म। मीन्स कि यू आर गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी ट्रू। देन यू आर गुड ह्यूमन बीइंग। फिर गुड ह्यूमन बीइंग की वो तो फिर कपड़े वो हैं ना, क्या कपड़े है, अच्छे वो हुए कपड़े अच्छे हुए ना, फिर इंसान तो ना हुआ। ऐसे ही है। हाउ वुड यू लाइक टू डिफाइन अ गुड ह्यूमन बीइंग? वेदांत तो सर, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल की। जो आप पिछला हमारा प्रोग्राम था उसमें भी डिस्कस हुआ था गालिबन, इससे मिलती जुलती बात थी कि ये तो सारी आपकी पैकिंग है ना। हाँ। तो बाजार में भी जब हम जाते हैं तो लेकिन अक्सर पैकिंग ही बिकती है, जो दिखता है वो तो बिकता है। वो बिकता है, सही है। लेकिन उससे ये है कि फिर वो आपकी जो वैल्यू एडिशन होता है ना चीज़ में, उसकी जी। कदर कीमत है वो घट जाती है फिर चीज़ की। तो इंसान की जो असल चीज़ है वो उसकी तालीम है, तरबियत है, उसका किरदार है। तो उस पर फिर जो उसके बजाय जो है इंसान की पैकिंग के ऊपर ध्यान है कि उसने गाड़ी कौन सी रखी हुई है, कपड़े कौन से किस ब्रांड के पहने हुए हैं। तो बाहर भी यही हाल है कि ये किस कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उसका ब्रांड क्या, बीकन हाउस में बच्चा जा रहा है तो Exactly. वालिदैन का सर फख्र से बुलंद हो जाएगा। और आता अगर जाता वो कुछ ना गवर्नमेंट हो स्कूल में आता जाता चाहे उसको कुछ ना हो और उसके पास तालीम और तरबियत बिल्कुल ना हो, लेकिन वो टैग लगा हुआ है बीकन हाउस का। तो उस दिन भी यही बात हुई थी कि वो ऐसा कबीला था जिसकी सारा फोकस जो था उन रेड इंडियंस का, रॉबर्ट्स मेंसन ने लिखा कि वो उनका डेकोरेशन पे सारा फोकस था। तो वो अक्सर जो है ना अपने लिबास से बेनियाज होते थे, लेकिन डेकोरेशन उन्होंने पूरी की होती थी कि कोई हमारा जेवर और ये जो नवादरात हैं ये हम पहनने से ना रह जाएं। तो वो कहता है हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा ही है जिसमें हमारा सारा जो जोर है वो सजावट के ऊपर है और डेकोरेशन के ऊपर है। जो उसका एसेंस है एजुकेशन का वो जो है ना ख़त्म हो चुका हुआ। नहीं देखिए, मेरे ख्याल से अगर आपने वो चीज़ बात कर रहे हैं कि डेकोरेशन पे सारा फोकस है, वो भी बुरी बात नहीं है। फोकस डेकोरेशन पे आप करें, लेकिन जरूरी नहीं है वो कपड़ों के जरिए डेकोरेट करें ना, Like अपने in Rome- पोटेंशियल से उसको डेकोरेट लाइक इन करें। रोम डू एज द रोमन्स डू। हम्म, तो वो इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, लेकिन इसको मतलब ओवर कम नहीं होना चाहिए बिल्कुल। बाकी जो ह्यूमन ट्रेड्स हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, क्या हमारे एजुकेशनल सेटअप में या सोसाइटी की जो हायरार्की है इसमें स्टूडेंट्स को जो उनकी स्किल्स हैं, जो उनका पोटेंशियल है, उसके अकॉर्डिंगली अपॉर्चुनिटीज़ मुयसर आती हैं? जो मेरे देखने में है वो ये है कि जो CSP ऑफिसर्स हैं, लाइक किसी ने MA इंग्लिश किया हुआ है तो वो बाद में जो है ना वो सेक्रेटरी बनता है पावर का। और जो जिसने किया होता है कोई इंजीनियरिंग की होती है वो किसी और फील्ड को लीड कर रहा होता है। मतलब इस तरह की कॉम्प्लिकेशन सोसाइटी में वो कहते हैं कि जॉब चलो मिल जाए, सीट मिल जाए, हाँ। सीट मिल जाए, बाद में फिर देखा जाएगा बाकी। तो ये एक इसको हम कैसे रीडिफाइन कर सकते हैं, कि कैसे रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं अपने सेटअप के अंदर? I think it's a very good question in terms of getting jobs according to your ability. वो इस तरीके से होगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अभी मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में देखा ये होते हुए, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, राइट पर्सन फॉर द इसको राइट जॉब, इस कॉन्सेप्ट को कैसे हम, इसको इस तरीके से लेके हम चल सकते हैं कि हर और दुनिया इसी organization के में- ऊपर चल रही है, राइट बिल्कुल। पर्सन, जो राइट पर्सन फॉर द राइट हम्म। जॉब के फार्मूले के ऊपर, हम्म, प्रिंसिपल के ऊपर they are काम doing कर well. रही हैं जो सोसाइटीज, Exactly. जो गवर्नमेंट्स, जो कंट्रीज, हम्म। उनकी डायरेक्शन ठीक है। Yeah, exactly, they are going well. और वो होता है इस तरीके से कि प्रॉब्ली यू कैन, व्हाट वी कैन डू इज कि आप अपनी हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप एक करियर काउंसलर रखें। यानी कि जॉब लेने से पहले उससे ये ना पूछें कि तुम्हें 2+2 क्या होता है अगर अकाउंट्स में किसी को रखना है, या चीज़ें पूछें, लेकिन मेन फोकस होना चाहिए कि ये जो करियर काउंसलर है या कोई साइकोलॉजिस्ट है और एक रिनाउंड और वेल नोन साइकोलॉजिस्ट और कॉम्पिटेंट साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ को वाज़िया कर सके असेसमेंट के थ्रू कि क्या ये जो नौकरी करने लगा है इस नौकरी के लिए ये सही बैठता है कि नहीं, क्या इसके पास वो स्किल्स हैं कि नहीं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर उसके स्किल्स नहीं है। इसके लिए आप सजेस्ट करें कि भाई आप इस जगह नहीं, जैज़ में नहीं, यूफोन में, इधर उधर कहीं और अप्लाई कर लें, ठीक है। किसी भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप गए हैं, आप साइकोलॉजिस्ट बन रहे हैं, अब साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आप यकीन करें, मैं जब आई वाज इन माय ट्रेनिंग बहुत सारे लोग कहते थे यार कुछ नहीं मिला तो बस साइकोलॉजिस्ट बन गए। तो अच्छा, ये ऑन तो a lighter note, you joined this field, the psychology, after your own choice? it was my own choice. Sir, It was initially my same question to you. Either it was enforced by parents or you did it at your own choice?
असल में मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि ज़िंदगी जो है ना वो हादसात और इत्तेफाकात का जाल है, तो ये भी एक ऐसे ही वो आप इत्तेफाक कह लें, अच्छा कह लें कि मैं इसमें अपनी मर्जी से नहीं गया था, मुझे सब्जेक्ट की इतना मालूमात नहीं थी, मैं एडमिशन के लिए गया था, कुछ बाकी सब्जेक्ट्स में अप्लाई किया, वहाँ पे नहीं हुआ, तो फिर मैंने इसमें, लेकिन फिर ये कि मैंने इसको ऑन किया एडमिशन होने अच्छा, के बाद। मेरी भी सिमिलर मास्टर स्टोरी, में इट तो फिर मैं मींस कि इसको लेके 3 चला। विक्टिम्स तो यहाँ पे बैठे हुए हैं. हाँ, नहीं, I was fully, I opted for this You profession, opted yeah. as आप per your यकीन- own will. Yeah, आप यकीन Okay, करें, मैं great. कॉलेज में थी, तो मेरे कॉलेज में सबको पता था कि इसने साइकोलॉजिस्ट बनना है. अच्छा, एक और इशू है स्टूडेंट्स के हवाले से, उनकी कैरियर काउंसलिंग के हवाले से ना, स्टूडेंट्स अपनी पोटेंशियल के मुताबिक अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे डिस्कवर कर सकते हैं? व्हाट आर द की कंपोनेंट्स टू डिस्कवर पार्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज़ दे आर स्किल्ड इन? पहले तो इसके लिए वो पहले खुद का पोटेंशियल डिस्कवर करें ना. वो डिस्कवर करते करते आपको खुद ही पता चल जाएगा अपनी strengths और weaknesses. दिस इज द प्रायोरिटी. की प्रायोरिटी मैंने नहीं देखी अपने आसपास के, अपनी पहले खुद की स्ट्रेंथ को करना, फॉलो करना तो बात की बात है, डिस्कवर करना, फॉलो करना. ट्रस्ट मी, यू विल गेट अ जॉब अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल अपने आप ही. जॉब या एंटरप्रेन्योरशिप, जॉब की तरफ क्यों ज़्यादा ट्रेंडी है हमारे इट इज स्टूडेंट्स? अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन. जॉब के लिए इसलिए है क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ ना, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अगर 2 ऑप्शन, अभी राइट नाउ आई एम रनिंग माय ओन क्लिनिक, ठीक है, Yes. मेरा खुद का बिजनेस है, लेकिन दूसरी तरफ मैं जॉब की बात करूँ अगर, तो जिस तरह का इकोनॉमिक स्टेट चल रहा है हम लोगों का, Yes. जॉब में ही होता है कि यार बंदे को पता होता है एटलीस्ट एंड में महीने में कुछ ना किया 30, 50, 40 हज़ार रुपए आ जाएंगे, जो भी हुआ. बिजनेस में यू हैव टू बी हर टाइम कॉशियस, यार इस महीने का ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये भी करना है, वो भी करना है, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस. बट अगेन मैं यही कहूँगी कि जब तक आप एंटरप्रेन्योरशिप आपको कॉम्पिटिटिव आपका माइंडसेट क्रिएट करती बिल्कुल है, ऐसे. और ये आपको स्टैटिक करती है. बिल्कुल ऐसे आपको Job आपको आपको static रोक करती है, देती रोक देती है. एग्जैक्टली. क्योंकि किसकी हिम्मत होती है कि चलो दिल तो करता है कि 40 की नहीं तो 80 की जॉब हो, 1 लाख की जॉब हो, लेकिन किसकी हिम्मत पड़ती है कि लगी लगाई जॉब छोड़ो, नई जगह जाओ. और लेकिन आपको मैं लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप या जॉब की तरफ जाने से पहले आप अच्छी जगह एक्सपीरियंस लें. बेशक वो 6,000 रुपए की जॉब है, आप वो करें, क्योंकि जब तक आप वो नहीं करेंगे आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी नहीं जा सकते. सीखे पहले, सिखाएं. हाँ एग्जैक्टली, यू हैव टू सिखाएं, जो आता है वो सिखाएं, हाँ, और और खुद भी लर्न करें. जो आपकी मतलब समझते हैं कि ये मेरे अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट को पॉलिश करें, मजीद सीख के, चाहे बिल्कुल आपको ऐसे. फ्री में बिल्कुल ही क्यों ना सीखना सो पड़े. यू हैव टू लर्न नो मैटर व्हाट अंटिल अनलेस यू हैव टू बी अ वेरी गुड Yes. पोजीशन. अच्छा, एक और डायलेमा है हमारा कि टारगेट्स सेट किए जाते हैं पीयर ग्रुप की तरफ से, फैमिली की तरफ से, स्टूडेंट्स का उसमें बड़ा कम इंटरवेंशन होती है. इन्फोर्स किया जाता है, री इन्फोर्स किया जाता है उन्हें कि आपने मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, या किसी और डिसिप्लिन में ये जाना 3-4 है. हैं. इसमें बड़ा देखने में ये आता है अमूमी तौर पर, मे बी इन नॉट इन 100% केसेस, पर इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ये होता है कि इन्फोर्स सोशल जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, लाइक फैमिली है, पीयर ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनकी तरफ से वो किया जाता है. लाइक मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मेरे साथ कंसल्ट किया कि मेरी बेटी जो है वो BS इंग्लिश कर रही है 4th सेमेस्टर में, बट शी स्टिल इंसिस्ट दैट शी वांट्स टू गो टू मेडिकल फील्ड बिकॉज ऑफ द रीज़न कि उसकी जितनी भी दोस्तें हैं वो सारी सब उधर गई नहीं है. उधर गई हुई हैं. मतलब उसमें वो पर्सनल जो पर्सनल लाइकिंग है वो उस नहीं है. प्रोफेशन में जाने की, वो पीयर ग्रुप है. वो पीयर ग्रुप है, वो भी पर्सनल नहीं है, वो पीयर की तरफ से पीयर की force तरफ से, हुई है. जी, पीयर की तरफ से कि वो फलां डॉक्टर बन रही है तो मैंने भी मैंने भी डॉक्टर वही बनना है. क्या ये हेल्दी टेंडेंसी है? देखिए अगर तो दोनों. पहले आप बता दें. अच्छा, इसमें जो है ना, मैं फिर जनरल पर्सपेक्टिव में, सोशल पर्सपेक्टिव में बात करूंगा कि हमारा समाजी ढांचा इस तरह है कि ये कलेक्टिव सोसाइटी है बेसिकली ना. तो वेस्ट में जो है वो चले गए हैं इंडिविजुएशन की तरफ, या इनफरादियत पसंद या इनफरादियत परस्त माशरे हैं. तो वहाँ पे इंडिविजुअल की नीड्स को मद्देनज़र रखा जाता है कि उसने अपना रास्ता कैसे पकड़ना है, उसका कैरियर, उसकी ज़रूरियात, तो उसके साथ फिर ज़्यादा छेड़छाड़ और दखल अंदाजी नहीं होती. अब हमारे यहाँ जो है वो तालीम से हट के भी आप देखें तो इंडिविजुअल के पास वो बड़े लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, या वो उसके पास डिसीजन मेकिंग नहीं होती. आप शादी वाला मसला देख लें, उसके अलावा आपने किस स्कूल में जाना है, किस कॉलेज में जाना है, उसकी ज़िंदगी के कई Sorry to फैसले. interrupt you. जी जी. किस स्टेज पे कैरियर काउंसलिंग बच्चे की हो जानी चाहिए?
जिंदगी के किस स्टेज पर हो जानी आई चाहिए? थिंक ये आप जब आप मेट्रिकुलेशन अब तो और जितना आप मेरे ख्याल से मुझे लगता है जितनी एडवांस हम होते जा रहे हैं उतना अर्ली ये चीज़ हो जानी चाहिए। हाँ। यानी हम पहले ज़माने की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी में जाके भी शुरू हो जाए तो ठीक है, बट नाउ आई थिंक बहुत अर्ली आपकी Primary तक। प्राइमरी से ही Primary से आपको पोटेंशियल क्योंकि डेवलप आपकी होना प्राइमरी शुरू भी हो अब जाता है। 8 साल की है। ऐसे ही है, तो जितना अर्ली ये चीज़ हो सकती है आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी में 5th ग्रेड तक Fifth पहुंचते grade, yes. पहुंचते असेसमेंट हो जाती Assessment हो है जाती कि ये बच्चा जो है ये किस Potential सब्जेक्ट क्या में है? ज़्यादा हम्म एक्सेल कर सकता क्योंकि है। आई थिंक अभी स्कूल्स के अंदर 5th क्लास तक आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आपका जी, साइंस होता है, आपका बिल्कुल। मैथ्स होता है, तो आप अब यू गेट टू नो कि वेयर दिस स्टूडेंट कैन एक्सेल। सर अच्छा, इस पे मैं ये कमेंट करना चाहूँगा कि हमें स्टूडेंट्स को और खुद को ये बावर कराने की ज़रूरत है कि लाइफ इज़ मोर देन कैरियर। वो कैरियर true. से बहुत कुछ बढ़ गया, तो हम बाज़ दफ़ा कैरियर पे इतने ज़्यादा अपने आप को क्या कहना चाहिए, वो मरीज़ाना हद तक उसके पीछे पड़ जाते हैं कि वो ज़िंदगी का तवाज़न ही ख़त्म हो जाता है। वो इंडिविजुअल का फोकस सिर्फ ग्रेड्स और उसके बाद जॉब और बस, वो उसके अलावा वो समझता है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई अगर ये ग्रेड ना आए या मुझे ये जॉब ना मिली तो मेरी फर्ज ज़िंदगी किया ख़त्म है। किसी तो बच्चे ने, मेरे ख्याल में अगर किसी बच्चे ने MA पंजाबी किया है या BS पंजाबी लिटरेचर किया है, पंजाबी पर मैं उसको नहीं कह रहा, बड़ी ग्रेट लैंग्वेज है, ज़बरदस्त लैंग्वेज है। आप कोई भी डिसिप्लिन, नॉलेज का कोई भी डिसिप्लिन उसको अंडरमाइन करना एक गलत वो ऐसे ही एक है। तरह से ट्रेंड है या एक वो अनहेल्दी प्रैक्टिस ऐसे ही है। है। कोई भी एकेडमिक डिसिप्लिन जो है वो माइनर नहीं है, ऐसे ही है। उसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है। हम अगर मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सराइकी या पंजाबी या इस तरह के इस्लामियात Languages या में, इस तरह के दीगर कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जिनको इतनी ज़्यादा वो आजकल नहीं शायद होती। वैल्यू नहीं, लेकिन हर किसी की अपनी सिग्निफिकेंस है। ऐसे ही। लाइक मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि अगर आप पंजाबी में मास्टर कर रहे हैं और पंजाबी के अंदर आपने रिसर्च इस लेवल की हुई है, बुल्ले शाह के ऊपर आपने बड़ी आपने रिसर्च की हुई है, बाबा फरीद के ऊपर रिसर्च आपने की है, उनकी पोइट्री के ऊपर की है, या पंजाबी लैंग्वेज के और डायनामिक्स जो है उसके ऊपर आपने रिसर्च की हुई है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो कहना चाहता हूँ मैं, आप फिर उससे एग्री करते हैं या नहीं करते, आप वो बताइएगा मुझे, कि जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कि स्कोप की हम बात करते हैं। स्कोप आपकी मेहनत ने बनाना है, आपके काम ने बनाना ऐसे है। है। आप चाहे मेडिकल कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, स्कोप तो बनाना है स्कोप आपने खुद बनाना है अपने सब्जेक्ट के, अपने आप को ब्रांड आप फिर उसमें बनाएं। जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किया है यू हैव टू बी बेस्ट एट इट। आपने उसमें बेस्ट होना है, चाहे जौन सा जो कोई भी वो सब्जेक्ट है जो जिसको आप पढ़ रहे हो, तो उसमें ब्रांड अगर आप बन जाते हैं तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक ऐसे सकता। ही है, ऐसे ही है। अच्छा अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, सर बात कर रहे थे जी जी कि करियर को हमने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है ना। अब मज़े की बात ये है कि करियर को इम्पोर्टेंस देना तो बात की बात है। बहुत सारे लोग होते हैं उनकी पर्सनालिटी करियर ओरिएंटेड नहीं होती। बहुत सारे लोग करियर ओरिएंटेड होते हैं। जी। ये बात भी घर वालों को, मुआशरे को समझनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल कोई लड़की है, ठीक है, पहले के ज़माने में तो लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती थी जी। ना, अब भी हो जाती होगी, हाँ। लेकिन आजकल ये बड़ा लेटेस्ट और मॉडर्न दौर जो चल रहा है, इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल कोई लड़की कहती है कि यार मुझे नहीं अपना करियर नहीं करना, मुझे शादी करनी है, तो उसका भी मजाक बनता है। Yes, sir. भाई वो नहीं है करियर ओरिएंटेड, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट उसको करियर नहीं फिर है इन्फोर्स ना important। करें। हाँ, तो आप उसकी पर्सनल ग्रोथ इतनी करें कि वो अपनी फैमिली बनाना चाहती है, वो फैमिली लेके चलना चाहती है। इट्स नथिंग इज बैड इन दैट। अच्छा, एक और सीरियस इशू, हमारे आपको पता है मैट्रिमोनियल जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें बड़े शहरों से निकल जाए वहाँ पर पीछे कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन रूरल एरियाज में ज़्यादा इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं। लाइक आप हर बंदे के अपने ड्रीम्स होते हैं, ऐसे। लड़की के अपने ड्रीम्स हैं, लड़के के अपने ड्रीम्स हैं, लेकिन घर वाले जो है ना वो पकड़ के उनको शादी करते हैं, और वो सोशल प्रेशर फैमिली का कुछ ऐसा होता है कि उनको सरेंडर ही करना पड़ता ऐसे ही है। है। बच्चों को करना अक्सर सरेंडर, और वो अपनी कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं अपने एम्बिशंस को, अपने ड्रीम्स को, इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। मे बी ये वक्त के साथ साथ जब एवोल्यूशन सोसाइटी का हो तो ये चीज़ कम हो जाए, लेकिन ये एक अभी भी डोमिनेंट problem। ट्रेंड है, डोमिनेंट एक इशू है।
ख़ासतौर पर रूरल एरियाज़ में। ऐसे ही है। अच्छा, वो बच्चे या वो एडल्ट्स जिनको उनकी डिज़ायर्स के बरअक्स हम्म, उनको बांध दिया गया एक बंधन के अंदर, हम्म। क्या वो अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं? It's a very nice question. I think बन भी सकते और नहीं भी बन सकते. I have examples where people got married against their choice, but they are like raising their children in a really nice way. क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि यार अब बच्चों की जिंदगी important है and they have to take care of them. तो वो दो लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बट याद रखें कि कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी वो कुछ अरसा ही चलती है या चल जाती है, बट यू डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू एक्सेल इन दैट लाइफ. हाँ, दूसरी तरफ वो जो अपनी मर्जी से साथ में हैं, अगेन उनके लिए भी ये है कि वो कहीं ना कहीं एटलीस्ट दे कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर एक्शंस. कल को कुछ होता है या कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं, एटलीस्ट वो ले सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अच्छा ये मैंने खुद किया था. फिर अगर उनकी पर्सनल लाइफ अच्छी गुजर रही है, डेफिनेटली वो बच्चों की बड़ी अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं. लेकिन आई थिंक ये कोई ग्रे एंड वाइट इसको नहीं कर सकते, क्योंकि it depends कि आपकी पर्सनालिटी किस तरीके की है. If you are if you're ready for the compromise and letting go your life for your child, you can do that very well. It depends what decision you make. अच्छा, हमारा एकेडमिक एनवायरनमेंट जो है वो क्या अच्छे इंसान पैदा कर रहे हैं? क्रिएटिविटी स्टूडेंट्स के अंदर, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर रहे हैं? वो तो मैंने जैसे कि पहले अर्ज किया कि वो क्या तो assessment है उसको आपकी? दूसरी तरफ लेके जा रहा है. वो तो एक कन्फर्मिस्ट और जो फोको ने कहा था डोसाइल बॉडीज नहीं, इसका सोल्यूशन की तरफ आए, ये चीज़ इसका, डिस्कस होगी, हाँ. सोल्यूशन की तरफ आते हैं. व्हाट मेजर्स वी शुड टेक टुवर्ड्स इसके इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर्स? अच्छा, सोल्यूशन इसका है, सोल्यूशन ये है कि अब जब क्रिएटिविटी खत्म होती जा रही है, जी, आप चलो शुरू में नहीं किया, इट्स ओके. मैं अपने खुद की प्रोफेशन की एग्जांपल देती हूँ. मेरे खुद के बैच में बहुत सारे वो लोग थे, दे वर नॉट क्रिएटिव एंड दे वर नॉट क्रिटिकल थिंकर्स एट ऑल. उनकी एनालिटिकल स्किल्स नहीं थी, लेकिन वो इतना पॉलिश किया गया कि आप यकीन करें कि एंड में कंपटीशन होता था कि यार, क्योंकि साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग, जी. तो वो डेवलप किया जा सकता है. इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि टू मेक अप योर माइंड कि इफ यू डोंट हैव समथिंग यू कैन डेवलप इट. दैट्स नॉट द डेड एंड कि आपके पास नहीं है एंड यू कैन डू इट. द ओनली रीजन फॉर आपका जो बिल्कुल एक्सक्यूज होता है ना कुछ चीज ना करने का, वो ये होता है मेरे पास यार क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है, मैं ये कैसे करूँ. सो यू हैव टू बिलीव इन दिस थिंग कि ये चीज डेवलप की जा सकती है. अगेन आपका जो ब्रेन है, अगर मैं उस हवाले से बात करूँ तो प्लास्टिसिटी है ब्रेन के अंदर. यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू कैन अनलर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर कोई डेड एंड है कि यार अच्छा अभी तक अगर नहीं किया सो अब नहीं कर सकते. देयर आर लॉट ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यू कैन गो फॉर, keeping in view that yes, this thing can be developed and molded at certain age of at any age of your life. अच्छा, मेरे ख्याल में जितना ख़वातीन का रोल है बच्चों की ट्रेनिंग में, ग्रूमिंग में, उतना शायद मर्द का भी ना हो. और जितनी एजुकेशन आप यू कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन द एजुकेशन ऑफ a male child, but I think True. what my personal opinion is, and maybe I will quote a scholar, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी. वो इस बारे में कहते हैं, then I will take your opinion. वो क्या फरमाते हैं, हमारे यहाँ ये हुआ कि हमने अपनी बीवियों को महकूम बनाया और उन्हें जलील समझा. इसका नतीजा ये है कि हमारे घरों की फ़िज़ा महकूमी और ज़िल्लत से आलूदा हो गई है. हम इस फ़िज़ा में सांस लेते हैं और हमारे बच्चे इसी में पलते हैं. चुनांचे हमारी इस घरेलू ज़िंदगी का असर हमारी घर से बाहर की पूरी ज़िंदगी पर पड़ा. और जिस तरह हमने घर के अंदर अपनी औरतों को कमतर समझा, इस तरह हम घर के बाहर ख़ुद भी ज़हनन, तबन और इखलाकी लिहाज से महकूम और कमतर और जलील हो गए. और हमारी औलाद इसी सांचे में ढलती चली गई. सच पूछो तो हमारी मौजूदा कौमी पस्ती, जमूद, बेज़मीरी और अदम सबात व इस्तकामत बहुत हद तक हमारी इस घरेलू ज़िंदगी की वजह से है. अब अगर हमें आज़ाद होना है और इस दुनिया में अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत पैदा करना है, तो ज़रूरत है कि हम अपनी औरतों के अंदर इज़्ज़त नफ्स और रफ़ाकत का शऊर पैदा करें.
ख़वातीन को एम्पावर करें, ख़वातीन को एजुकेट करें. ही इज़ मौलाना एंड द आइडिया दैट ही इज़ गेटिंग. मेरा ये क्वेश्चन ये है कि क्या वाकई ख़वातीन की तालीम और तरबियत जो है अनकम्प्रोमाइजेबल है, अनकम्प्रोमाइजिंग है, और इसकी अहमियत, और अगर ये इस पे तो दूसरी राय नहीं है, लेकिन सोसाइटी का इस हवाले से बड़ा वो आप रिसेंटली कुछ यूनिवर्सिटीज़ का आप अगर देखें तो एक वेव जो है ना वो आनी शुरू हो गई कि जी ख़वातीन को डिस्करेज करने का एक जो है ना वो पूरी एक मूवमेंट चल पड़ी कि इनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाना ही नहीं चाहिए वगैरह वगैरह, और बहुत सारी गलत चीज़ें जो है ना वो आपने रिलीजन के साथ फिर कोरिलेट रॉन्गली आपने जो है ना उसको, इस्लाम में अगर कहा गया कि तालीम हासिल करो, ये नहीं कहा गया कि सिर्फ मर्दों ने तालीम हासिल करनी है, औरतों ने नहीं करनी. सर, हाउ वुड यू कमेंट ऑन दैट? इसमें अब ये कि इन्होंने मौलाना साहब ने भी जो बात की है, अब ये एक तो इसमें मजहबी मामलात हैं, दूसरा जो है ना वो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर है आपकी सोसाइटी का ना, तो वो तो बहुत पुराना चला आ रहा है और वो एकदम से तो ज़ाहिर है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता. तो बीच में आप कोशिशें कर सकते हैं अपनी जो इंडिविजुअल लेवल पे या सिविल सोसाइटी के ज़रिए से या एजुकेशन के ज़रिए से लोगों को आप उनका मिजाज बदलने के लिए जो सदियों पे जो है ना अरसे में तश्कील पाया गया, तो वो रातों रात तो तब्दील नहीं होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आएगी, लोगों के मिजाज बदलेंगे और इस हवाले से उनका माइंड चेंज होगा कि ख़वातीन को एम्पावर करना है, तालीम देनी है. और उनको तालीम देना और एम्पावर करने का मतलब ये है कि आप अपने आने वाली नस्लों को एम्पावर कर रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं. अच्छा, इसमें ये भी नहीं है कि बहुत मतलब कोई काम नहीं हुआ. आई रिमेंबर कि मुल्तान में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी बनी थी, तो स्टार्ट में कोई फीमेल वहाँ पे एनरोल नहीं हो रही थी 2-4 साल तक. स्टार्ट में वो बड़ी उन्होंने कैंपेन चलाई कि ख़वातीन जो है ना, लेकिन वहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर था वो इस तरह का था कि उस यूनिवर्सिटी में स्टार्ट के 2-3-4 साल थे, वहाँ पर कोई ख़वातीन जो है वो एनरोल नहीं होती थी. अब सूरत हाल ये है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर 60-70% जो सीट्स हैं वो ख़वातीन से फिल है. मतलब हर डिसिप्लिन में, हर एकेडमिक डिसिप्लिन में. हाँ, ये मतलब ये एक हौसला अफजा इनकरेजिंग एस्पेक्ट है. फिर बलोचिस्तान की यूनिवर्सिटी में, तुर्बत यूनिवर्सिटी में देखें, लोरालाई में देखें, तो ये आई थिंक इतनी डिप्रेसिंग सिचुएशन भी नहीं है. मतलब इतनी डिप्रेसिंग नहीं है, लेकिन मैंने काफ़ी लोग स्टिल इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. मैंने अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस की तरीके ज़रूरत से है. जो मेल्स का थोड़ा सा ये एक प्रॉब्लमेटिक एक चीज़ है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी, वैसे भी. तो आई थिंक कभी कभी ये चीज़ मजाक में भी समझी जाती है, मगर ये चीज़ है कि यार तुम लड़की हो तो इसलिए तुम्हें ये पोजीशन मिल गई है, या तुम लड़की हो तो सर ने इसलिए फेवर कर दिया है. ये असल में है ऐसी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि नहीं है. लेकिन अगर अब जो लड़कियों की प्रोग्रेशन में बात कर रहे हैं ना कि हो रही है, उसमें तो आई थिंक 20-30% ये वाली चीज़ है, क्योंकि वाकई लड़की को लड़की होने की वजह से वो पोजीशन मिलती है. आई वुड से कि लड़की को लड़की होने की वजह से मत दीजिए, इसलिए दीजिए क्योंकि उसके अंदर स्किल है. नहीं है तो लड़की है या जो भी है आप मत दीजिए. अच्छा, ऐसी कॉन्टेक्स्ट में एक और क्वेश्चन फीमेल एजुकेशन के हवाले से. हमारे यहाँ एक और चीज़ भी पेरेंट्स में जो है ना वो बड़ी पाई जाती है. आप बच्ची को इसलिए पढ़ा रहे हो ताकि उसका अच्छा कोई रिश्ता प्रपोजल आ जाए, वो डॉक्टर या उसने कोई मास्टर की डिग्री ले ली या हायर क्वालिफिकेशन उसने ले ली, तो ताकि उसका जो है ना कोई अच्छा प्रपोजल आ जाए, या इस तरह का भी फीलिंग्स है. और जब ये चीज़ जहन में होती है तो वो बच्ची जो है वो सब्जेक्ट के अलावा, अपने सब्जेक्ट के अलावा कोई पढ़ती भी कोई नहीं है. शी जस्ट परस्यू अ डिग्री. क्या ये इसको कैसे हम रीडिफाइन कर सकते हैं, या इस सिचुएशन को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं? जितने भी मसाइल की बात कर रहे हैं ना, मुझे लगता है मतलब डिग्री आपके हाथ में होती है, मेंटली यू आर जीरो. ये सिर्फ खवातीन के साथ नहीं है, मर्दों लड़कों के साथ भी है. लेकिन देखिए इसमें मेन अभी तक जितनी डिस्कशन हुई है ना, आई थिंक बड़ी पर्टिनेंट सी बात मैं करूंगी कि हर चीज़ के अंदर हम कहते तो हैं कि इसका रोल है, पेरेंट का रोल है, गवर्नमेंट का रोल है, ये का रोल है, वो का रोल है. आई थिंक उस इंसान के खुद का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अब एक लड़की है, ठीक है, उसको पता है कि मुझे सिर्फ इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि मेरा रिश्ता करना है, लेकिन उसको पॉजिटिवली देखना चाहिए कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो आई शुड नो. यस, कि मुझे एटलीस्ट डिग्री मैं प्रूफ तो करूं खुद को. वो आप खुद करेंगे. आजकल वो जमाना नहीं है कि माँ बाप का रोल है या इसका. आई लिटरली थिंक ये बोलता है. कुछ लोगों के अंदर ये सोच डेवलप होगी क्योंकि फाइनेंशियली हमारे पेरेंट्स बड़े
साउंड है तो हमें कोई बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है. But again, the They point are is just that if you are pursuing not a degree for the product, sake of degree. yeah, if you are not a product, you're not gonna go anywhere. अच्छा, एक आखिरी Yeah. क्वेश्चन, इसके बाद हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं. हम्म, यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में होते हैं, ये बड़ा एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है स्टूडेंट्स का, जिसमें उनकी वो मेंटल डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी के साथ हो रही होती है और वो चीज़ों को अडल्ट बिहेवियर्स जो है वो भी मैच्योर हो रहे होते हैं, वो भी इमर्ज हो रहे होते हैं स्टूडेंट्स के अंदर. ये एक बड़ी मतलब चेंजिंग उनके लिए ये एक फेज़ होता है ज़िंदगी का, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का पीरियड. इस ट्रांजिशनल पीरियड में जिन कॉम्प्लिकेशन का स्टूडेंट सामना करते हैं, उन कॉम्प्लिकेशन क्या है और उनको कैसे चैनलाइज्ड किया जा सकता है, हार्मोनाइज किया जा सकता है, या उनको हेल्दी वे में किस तरह स्टूडेंट्स को, ऐसे स्टूडेंट्स को जो इस ट्रांजिशनल पीरियड से गुजर रहे हैं, उनको गाइड किया जा सकता है. अब अगेन दिस इज़ अ वेरी पर्टिनेंट डिस्कशन, क्योंकि ये वाकई जो पीरियड होता है 18 से 20 या मैक्सिमम 21 भी नहीं, लेकिन Yes. 18 से 20 तक का जो टाइम पीरियड है, ये वाकई ट्रांजिशनल पीरियड जी. आता है, जिसमें आप फिजिकली, आप इमोशनली, मेंटली, हर लिहाज से ट्रांजिशन कर रहे होते हैं जी. टुवर्ड्स अडल्टहुड या अर्ली अडल्टहुड. जी. इसके अंदर आपको इमोशनल प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर आएगी, आपको बहुत सारी जो है सेंसिटिविटी, इमोशनल सेंसिटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाएगी. इन सब चीज़ों को फेस करने के लिए पेरेंट्स को स्पेशली ये चीज़ होनी चाहिए कि वो बजाय, फॉर एग्जांपल, अगर एक बड़ी जो मेन और बड़ी सिग्निफिकेंट सी चीज़ है कि को एजुकेशन में पढ़ते पढ़ते बच्चे को कोई ना कोई पसंद आ जाता है, बट नेचुरल है, दिस हैपेंस. पेरेंट्स का सबसे पहला रिएक्शन है तो ये तुमने कैसे कर लिया, बजाय कैसे कर लिया का दे हैव टू अंडरस्टैंड कि आप खुद भी इसी एज ग्रुप से गुजरे हैं. सो इफ आई टॉक अबाउट माई पेरेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो मच ब्लेस्ड दैट आई हैव दिस, इस तरह के पेरेंट्स. लिटरली माई फादर सेज टू मी, जब भी कोई इस तरह की कोई चीज़ होती है ना, तो वो लिटरली मुझे कहते हैं कि मुझे क्या कहते हैं, उनका रिएक्शन ये होता है कि खैर है, हम भी इसी पीरियड से गुजरे हैं, दे लर्न देमसेल्फ. ऐसा नहीं कि छोड़ दो जी आवारा फिरो, लेकिन दे, मेरे पेरेंट्स दोनों, दे गिव मी अ लॉट ऑफ रूम टू लर्न एंड एक्सप्लोर. Yes. और उससे क्या होता है, अगर मैं ठोकर भी खाती हूँ, वो बात दूसरी बार करने की ना जरूरत नहीं पड़ती मेरे अंदर कि मैंने आई हैव लर्नड इट. तो कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि ये मैं कर सकता हूँ या ये मैं नहीं कर सकता. क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर चीज में आप कहें कि मैं ये भी कर सकता हूँ. आपको लर्न होना चाहिए कि आप ये चीज नहीं भी कर सकते. कुछ चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते. किताबें आप पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, आप जिस एज में रह रहे हैं, ये बहुत बड़ा उस्ताद है और आपको बहुत कुछ सिखा देता है. ऐसा ही है. मेरा नहीं ख्याल कि जो बुक रीडिंग से अवॉइड करता है, वैसे बुक रीडिंग बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन जो आप सोशलाइजेशन से लर्न कर रहे होते हैं, उसका एक अपना वो, उससे हर बंदा, चाहे वो कोई रूरल रेजिडेंट है या कोई अर्बन रेजिडेंट है, फिर ग्लोबलाइजेशन में दुनिया कन्वर्ट हो चुकी है, एक गैजेट के अंदर हर तरह की इंफॉर्मेशन आपकी फिंगर टिप्स पे है. तो मेरे ख्याल में जो अवेयरनेस लेवल है वो तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका है. तो ये कंक्लूडिंग रिमार्क सर आपसे, ये जो ग्लोबलाइजेशन जिस फेज से, अब तो इससे भी नेक्स्ट फेज में हम शायद एंटर हो चुके हैं, डिजिटलाइजेशन की तरफ, और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एज में हम जो है ना वो एंटर हो रहे हैं. ये जो फेजेस हैं, ये जो स्टेजेस हैं, इनसे कैसे हम एक जो है ना वो बेहतर ज़िंदगी की तरफ रहनुमाई ले सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स? सबसे पहले तो ये जो जैसे कि उन्होंने फैमिली की डॉक्टर साहबा ने बात की, पेरेंट्स के एंड पे ये चीज़ है. फिर दूसरा, हमें अपना एजुकेशनल सिस्टम और जो हमारी टीचर हैं उनको स्ट्रेंथन करने की, उनको खुद अवेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हम खुद ही अवेयर नहीं है जो टीचर्स हैं. तो हमने बच्चों को या स्टूडेंट्स को क्या अवेयर करना है. तो उसके लिए उन्हें जो है ना ये साइकोलॉजी के हवाले से शुद्ध बुद्ध होनी चाहिए. बेशक उनकी फील्ड नहीं है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके बारे में हर बंदे को उसका बेसिक नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराइल पे नफ्सियाती मसाइल से गुजरता है, और उसको उनके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि वो उनको खुद हैंडल भी कर सके, उनको किसी लेवल पे एड्रेस भी कर सके, और जहाँ फिर उसको ज़रूरत पड़े तो उसको ये पता हो कि मैंने किससे हेल्प लेनी है, किसके पास जाना है, और वो फिर डी ट्रैक ना हो कि वो उसको दूसरे चीज़ों के साथ मिक्स करे कि ये पता नहीं कोई एक्सटर्नल इशू है या ये को बाहर से मेरे ऊपर मसला हो गया, तो वो अंडरस्टैंड कर सके कि ये नफ्सियाती मामलात क्या हैं. तो ये टीचर्स के एंड पे और पेरेंट्स के एंड पे और सोसाइटी के एंड पे एट लार्ज. अच्छा, एक बड़ा जो साइकोलॉजिकल इशू है वो है सेक्लूजन.
टेक्नोलॉजी ने बच्चों को एलिनेट कर दिया है, मतलब दे आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी देन दे आर जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आप उससे यू आर इनडिफरेंट टू देम। लाइक आप 5-6 लोग बैठे हैं, हर कोई अपने अपने मोबाइल में लगा है, घर में बैठे हुए पेरेंट्स अपने सेल फोन मोबाइल यूज़ में कर रहे हैं, लगे। बच्चे अपना सेल और फोन यूज़ उसमें भी कर वो रहे हैं, सोच रहे होते हैं कि हम बड़ा सोशलाइज कर रहे हैं। बड़ा सोशलाइज। मतलब जो आपके पास बैठे हैं आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, और जो वर्चुअल जो आपसे दूर है उनसे टेक्नोलॉजी के साथ टेक्नोलॉजिकली आप और मजे की कनेक्टेड बात है। है कि टेक्नोलॉजी ये किस तरह के रवैये शेप करती है? ये मैं बता रही हूँ कि आपको जो टेक्नोलॉजी ने अपने आप पे डिपेंडेंट कर दिया है और आपको रियलाइज भी नहीं हो रहा कि आप किस हद तक डिपेंडेंट है। अब इसकी वजह से वही चीज़ है, आइसोलेशन आती है, एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप आइसोलेट हो जाते हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ एस्टीम, आपकी ये सब चीज़ें इस पे डिपेंडेंट हो जाती हैं। जैसे कि अब सोशल मीडिया में मेरे इतने फॉलोअर्स नहीं है, ओहो मेरे फॉलोअर्स नहीं है, आई एम गेटिंग एंशियस अबाउट इट, ये एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। उसके अलावा ये चीज़ देखी जा रही है कि अच्छा ठीक है यार, मेरी स्टोरी सबसे अच्छी होनी चाहिए, लाइक नो ऑफेंस टू एनीवन हु डज दैट, बिकॉज मैं आई माई सेल्फ आई एम नॉट ऑन इंस्टाग्राम, मैं कोई सोशल मीडिया उसे किसी यूज़ नहीं करती, जस्ट ओनली व्हाट्सएप एंड ऑल, बट स्टिल आई सी पीपल अराउंड मी एंड अगेन नो ऑफेंस टू देम, बट आई हैव सीन दिस थिंग्स कि अच्छा नहीं यार ये मेरी स्टोरी सही होनी चाहिए, स्टोरी पे इतने लाइक्स नहीं आए, और ये चीज़ इतनी क्योस क्रिएट कर रहा है कि बजाय आप इस चीज़ पे स्ट्रेस करने कि फॉलोअर्स नहीं है और आपकी स्टोरी पे लाइक नहीं आ रहे, यू कुड हैव डन समथिंग मोर प्रोडक्टिव एंड वी आर नॉट। और फिर कोई अगर उससे इस तरह की बात करता है, इस तरह के लोगों से, यार तुम क्या यार मतलब क्या बात निकाल के ले आए हो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीबडी हैज़ देयर ओन प्रायोरिटीज़, और जो लोग ऐसा करते हैं शायद उनको खुशी मिलती होगी, स्टोरी लगा के फॉलोअर्स बढ़ा के खुशी मिलती होगी, तो इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस। इफ यू फील गुड अबाउट इट, कंटिन्यू टू डू दैट, अदरवाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेयर यू कैन मेक अ प्रोडक्ट एंड वेयर यू कैन वेस्ट योरसेल्फ, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दैट। Dr. Hajra, Vidana Asif, thank you very much, both of you, for joining our program. Thank you very much, audience, for being with us. इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक और प्रोग्राम के साथ। इजाज़त दीजिए मसरूर अहमद को नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।